नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, देख लिया होगा आपने। गुजरात में बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। हिमाचल में जो है रिवाज कायम रहा और हर 5 साल पर जो सरकार बदलने का रिवाज है वहाँ अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अब सामान्य रूप से कहें तो ये 3 चुनाव हुए पिछले कुछ दिनों में और 3 पार्टियां चुनाव मैदान में थी। तीनों को एक एक जगह एक एक राज्य में जीत मिल गई। तो ये सामान्यीकरण होगा, जनरलाइजेशन होगा इलेक्शन रिजल्ट का। इन तीनों चुनावों में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी चुनाव नतीजे की है तो वो गुजरात का चुनाव नतीजा है। इसलिए नहीं कि वहाँ बीजेपी जीत गई, इसलिए नहीं कि वो गुजरात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य है, इन दोनों वजहों से नहीं। 7वीं बार लगातार बीजेपी जीती है और जो लेफ्ट फ्रंट का एकमात्र रिकॉर्ड था 7 चुनाव का, उसकी बराबरी कर ली है। अगली बार उसके आगे निकल जाएगी। लेकिन दोनों में फ़र्क है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार पश्चिम बंगाल में थी तो वो एक राज्य तक सीमित थी, यानी उसका पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशन है, उसका जो राजनीतिक प्रभाव है वो एक राज्य तक सीमित था। उन 7 सरकारों ने 7 बार के चुनाव की विजय ने लेफ्ट फ्रंट को या सीपीएम जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठबंधन की, उसका विस्तार नहीं किया देश में कहीं। गुजरात इसके उलट है। गुजरात कहानी कह रहा है भारत में जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है उसकी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो समावेशी राजनीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा नहीं रह गया है। ये इसको उन्होंने ज़मीन पर उतार दिया है। जो इस बार गुजरात में हुआ है वो पिछली 6 बार में बीजेपी नहीं कर पाई। पिछली 6 बार में, और कहें कि जब से गुजरात राज्य बना है तब से अब तक बीजेपी 2 मोर्चों पर लगातार नाकाम होती रही है, लगातार असफल होती रही है गुजरात में। एक, आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पैठ बढ़ाना। बीजेपी की पैठ थोड़ी बनी थी जब संघ का जो अनुषांगिक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम, उसने गुजरात में काम शुरू किया, दशकों पहले से कर रहा है। दूसरा, ग्रामीण इलाका गुजरात का। गुजरात देश का एकमात्र प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है। तो शहरों में जहां जहां शहर है, शहरीकरण हुआ, वहां बीजेपी मजबूत रही। गाँवों में उसके जो है सामने बीजेपी कमज़ोर थी और कमज़ोर होती गई। कांग्रेस का ऐसा शिकंजा था ग्रामीण मतदाताओं पर जो बीजेपी तोड़ नहीं पाती थी, नरेंद्र मोदी में नहीं तोड़ पाते थे। बहुत कोशिश की, हर तरह की कोशिश की। तो ये जो 2 मतदाता समूह थे, इनके सामने, उसी की वजह से बीजेपी जो इस चुनाव से पहले तक सबसे ज़्यादा सीट लाई वो है 127, जो 2002 में आई थी। उसके अलावा कभी बीजेपी इससे ज़्यादा सीट ला नहीं पाई, नीचे ही गई। और 2017 में तो 99 सीटों पर आ गई। यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट बना गुजरात की राजनीति और इसके जरिए देश की राजनीति। जब 2017 में 99 पर आ गई बीजेपी, तो बीजेपी विरोधियों को देश भर में लगा कि अब मौका है नरेंद्र मोदी को गिराने का, कि नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य में इतने कमज़ोर हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बीजेपी की सीटें भले ही 99 हो गई, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 49% हो गया। कितनी पार्टियां हैं, कितने प्रदेश हैं जहां जीतने वाली पार्टी को 49% वोट मिले। तो ये जो अपोजिशन वोट के स्प्लिट की थ्योरी है, ये लगभग ख़त्म कर दी थी 2017 में ही, लेकिन उतना लोग कन्विंस नहीं थे। उसकी वजह थी सीटों की संख्या। तो वहाँ से आप देखिए कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया, इसी को ध्यान में रखकर कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। तो गुजरात की राजनीति, मैंने पिछले वीडियो में भी शायद कहा था कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया है राजनीतिक दृष्टि से। वहाँ होने वाले परिवर्तन का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। तो संदेश, जो राष्ट्रीय संदेश राजनीति का जाना है, वो गुजरात से जाता है। तो गुजरात में जो मैंडेट आया है 56 इंच को 156 इंच का बना दिया है और ये मामूली बात नहीं है।
ये जिस तरह का मैंडेट आया है, अब भी देखने में लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो है 40-50 सभाएं की और लगभग जो है 100 किलोमीटर का रोड शो किया, अमित शाह की रैलियां हुई, योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई, इन सब की वजह से और सरकार का जो कामकाज अच्छा बुरा जो भी था उसकी वजह से आ गया। ऐसा नहीं है। जब 2017 में 99 सीटों पर आ गई बीजेपी, उसी समय से तय हो गया था कि इसको बदलना है। प्रधानमंत्री ने इसको दिल से लगा लिया कि अपने राज्य में इस तरह की स्थिति कि आखिरी दौर में अगर उन्होंने पूरी ताकत न लगाई होती 2017 में शायद बीजेपी हार गई होती। तो वो स्थिति दोबारा ना आए, इसकी कोशिश शुरू हो गई। और वहीं से अगर आप याद करें 2019 में जब सरकार बनी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने, उसके कुछ ही दिन बाद अमित शाह को एक और मंत्रालय मिला, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री बनाई गई। और आपको ये भी पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र, खास तौर से देश के और कई राज्यों में है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स का बड़ा प्रभाव है और उनका राजनीतिक प्रभाव भी है। जो भी पार्टी सत्ता में रही है अपनी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा एक कोऑपरेटिव्स के जरिए चलाती रही है। उससे संसाधन भी मिलता है, उससे मैन पावर भी मिलती है, उससे लोगों तक पहुंचने का साधन भी मिलता है। तो बीजेपी के मन में था कि इसको, कांग्रेस का जो वर्चस्व यहाँ कोऑपरेटिव्स में है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी ये काम हुआ होता तेज़ी से, अगर बीच में उद्धव ठाकरे ने धोखा देकर सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ न बना ली होती। तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया है महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात में वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। पहली बार उन इलाकों में जो कोऑपरेटिव्स, खासतौर से मिल्क कोऑपरेटिव के इलाके हैं, उन इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व तोड़कर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। एक बात। दूसरी बात, आदिवासी इलाके, आदिवासियों के लिए जो किया जा सकता था सब करने की कोशिश की। रिवर लिंकिंग पर के प्रोजेक्ट पर उनको एतराज़ था, आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर थे, उनको लग रहा था बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन होगा। प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने वो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। और केवल रद्द नहीं किया, घूम घूम कर आदिवासी इलाकों में जब भी गए इसकी याद दिलाई कि उन्होंने आदिवासियों की मांग पर ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। दूसरी बात, उनके मन में था कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आदिवासी इलाकों में मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात तो है ही, राजस्थान, इन सभी राज्यों में आदिवासी, झारखंड भी, आदिवासियों के बीच एक संदेश देना है कि बीजेपी उनके बारे में सोचती है और बीजेपी उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करती है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर तो जोर दिया ही गया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना मेरी नज़र में एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, अस्मिता की जब आप राजनीति करते हैं तो इस तरह के प्रतीकों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति भवन में एक आदिवासी समाज की महिला का पहुंचना, ये आदिवासी समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों के लिए जिन्होंने ये सपना नहीं देखा था। दूसरे समाज के लोग, खासतौर से सवर्ण समाज के लोग, इसको अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं। आदिवासी समाज के लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कोई कर सकता है या ऐसा करने के बारे में कोई सोच सकता है। तो इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, महामहिम बनना, ये एक वाटरशेड मोमेंट है, एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है भारतीय राजनीति के सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से, और उसका असर दिखाई दे रहा है। गुजरात में जो हुआ है, आप मतलब इसको कभी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि उनके राष्ट्रपति बनने से कितने वोट बढ़ गए, या वो राष्ट्रपति न बनती तो क्या तब भी ये वोट मिलते या नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक सेंटिमेंट काम करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, एक जो है सकारात्मक वातावरण बनता है, लोगों के मन में एक भावना आती है। तो वो जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको भरने का काम किया प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने, उसका असर गुजरात में है। तो ये गुजरात का चुनाव, ये ब्रांड मोदी की सफलता का एक और बड़ा माइलस्टोन है। 2017 में
जब 99 सीट्स मिली थी गुजरात में, तो मेरा मानना है कि पिछले 20 साल में ब्रांड मोदी के लिए वो सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ा शॉक था। और मोदी किसी चीज़ को ऐसे, किसी चुनौती को जो है ऐसे नहीं छोड़ते, हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। वही उन्होंने किया गुजरात चुनाव के नतीजे का। कांग्रेस खुश होकर जो है घर जाकर सो गई कि 77 मिल गई है इस बार, अगली बार जो है 92 की संख्या पार कर जाएंगे। राजनीति ऐसे नहीं चलती, सामाजिक समीकरण इस तरह से नहीं बनते हैं। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जो बीजेपी करती है। और देखिए उसके अलावा क्या किया, उसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। ये ऐतिहासिक है। मुझे याद नहीं है कि कभी कोई पार्टी ऐसा कर पाई हो कि अपनी पूरी सरकार बदल दे और कहीं चूं भी नहीं हो। ये भाजपा के अनुशासन का कमाल है। दूसरा, उनके जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उनका जो संगठन को लेकर इनोवेशन का जो उनका नज़रिया है, उसकी भी भूमिका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुजरात की जीत बहुत बड़ी जीत है। तो जाहिर है कि इतनी बड़ी कामयाबी है तो किसी को पुरस्कार भी इसका मिलेगा। तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपने को तो पुरस्कार दे नहीं सकते हैं, तो किसी और को मिलेगा। उसके बाद कौन होगा? लेकिन दूसरा सवाल भी है, हिमाचल प्रदेश में जो हुआ, जिस तरह से पार्टी हारी है 37,000 कुछ वोटों से कुल पूरे प्रदेश में, अगर 38,000 वोट और मिल गए होते पार्टी को तो सरकार फिर से बनती। और इस हार के लिए कांग्रेस की ताकत जिम्मेवार नहीं है, इस हार के लिए भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं की ताकत जिम्मेवार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इनके गृह जिलों में पार्टी बुरी तरह से हारी है। अगर ये दोनों नेता अपने गृह जिलों को संभाल लेते तो आज भाजपा की सरकार होती हिमाचल प्रदेश में। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? जानबूझ के ऐसा नहीं किया या करने में सक्षम नहीं थे? इसका जवाब तो यही लोग दे सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा झटका पार्टी को, जो एक नया ट्रेंड सेट करता, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है कि राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी का मैनेजमेंट और उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने का सफल प्रयोग, ये जो कर रही है, उस प्रोजेक्ट को एक झटका लगा है। हिमाचल में अगर रिवाज टूटता तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको और ताकत मिलती। इन दोनों नेताओं की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। तो सज़ा तो किसी को मिलनी ही चाहिए, तो किसको मिलेगी? मुझे लगता है कि JP नड्डा और अनुराग ठाकुर दोनों को इसकी सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास जानकारी है, आपके पास जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है और प्रधानमंत्री को ना हो। तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स, हर तरह की सूचनाएं उन तक पहुंच चुकी होंगी कि किस तरह से अपने ही लोगों ने अपनी सरकार का भट्टा बिठा दिया। तो ये बीजेपी के लिए, ये अगर इसको अनपनिश्ड जाने दिया तो ये बड़ा ख़राब ट्रेंड सेट होगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री ऐसा कभी होने नहीं देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब सवाल ये है कि किस तरह का पनिशमेंट मिलेगा, किस तरह का दंड मिलेगा। तो राजनीति में दंड तो यही होता है कि आपको पद से हटा दिया जाए। तो जगत प्रकाश नड्डा को पद से तो नहीं हटाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनवरी में कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको 1 महीने पहले जो है या कुछ दिन पहले हटा दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कोई जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो संभावना थी कि उनको दूसरा कार्यकाल मिलेगा और लोकसभा चुनाव तक उनको हटाया नहीं जाएगा, वो ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन भाजपा में कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ निर्भर करेगा प्रधानमंत्री के असेसमेंट पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट पर कि वो क्या मानते हैं, किस हद तक JP नड्डा को दोषी मानते हैं और क्या उनको लगता है कि ऐसा कदम उठाने से पार्टी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सिर्फ एक ही कसौटी है, इसी पर कसा जाएगा। अगर लगेगा कि पार्टी को फ़ायदा होगा उनको दूसरा कार्यकाल न देने से, तो नहीं मिलेगा, या लगेगा कि इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, तो उनको दूसरा कार्यकाल मिल सकता है। अनुराग ठाकुर का मुझे लगता है कि कम से कम जो है, अगर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल
2024 से पहले होता है तो शायद उनकी विदाई हो जाए मंत्रिमंडल से। उसके बाद क्या होगा उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन इतना तो जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के अखबार देखिए, सभी अखबारों में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से हमीरपुर में जो अनुराग ठाकुर का गृह जिला है उसमें पार्टी हारी है। अब सवाल है कि गुजरात का पुरस्कार किसे मिलेगा। ये जुड़ा हुआ है जेपी नड्डा का क्या होगा। अगर जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलता है तो तलाश होगी एक नए अध्यक्ष की। तो नया अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से तुरंत एक्शन मोड में हो, जिसके पास संगठन का अनुभव हो, जो संगठन के बारे में सोचने की और कुछ इनोवेट करने की क्षमता रखता हो। तो ये मेरा आकलन है, मुझे किसी ने बताया नहीं है। मुझे लगता है कि CR पाटिल जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष हैं, इस दृष्टि से सबसे योग्य उम्मीदवार नज़र आते हैं और प्रधानमंत्री का उन पर बड़ा अटल विश्वास है। और प्रधानमंत्री का विश्वास हो जिस व्यक्ति पर, तो उसकी क्षमता पर तो कम से कम भाजपा में कोई संदेह नहीं कर सकता। तो CR पाटिल जो अभी तक नाम चल रहे थे कि कौन अध्यक्ष हो सकता है, नया अध्यक्ष कौन बनेगा, उसमें CR पाटिल डार्क हॉर्स के रूप में उभर कर आए हैं। वो होंगे कि नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनकी योग्यता, उनका मैंने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था, उनका जो पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी बना दी उन्होंने, वो उनका प्रयोग उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में आजमाया, 8 विधानसभा उपचुनाव में आजमाया, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव में आजमाया और फिर विधानसभा चुनाव में आजमाया। चारों में सफलता मिली है और चारों में 80% से ज़्यादा की कामयाबी मिली है, 80% से ज़्यादा का सक्सेस रेट है। ऐसे व्यक्ति को जो संगठन के बारे में और चुनाव जीतने की युक्तियों के बारे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्यकर्ता कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं से जुड़ें, सफलता का यही मंत्र होता है चुनावी राजनीति में, जिसको CR पाटिल जानते हैं। तो ये जो दंड और पुरस्कार की मैंने बात की, ये मैंने किसी सूचना के आधार पर नहीं की है। ये पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकती है मेरी, और पूरी तरह से सही भी साबित हो सकती है। तो क्या होगा ये भविष्य बताएगा, तब तक इंतज़ार करेंगे, देखें क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।